स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी प्रश्नों का न्यूमेरिकल, जो अभ्यास हल करके बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थियों को समझाया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। और अभ्यास 10 में जो है पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 को जो है हल करके बताया जा चुका है। आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगार्ग की आकृति क्या है। अब यहाँ पर तरंगार्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो तरंगार्ग 3 प्रकार के होते हैं। बेलनाकार तरंगार्ग, समतल तरंगार्ग, गोली तरंगार्ग होता है। तो यहाँ पे कौन से आकृति बनेगा? यदि आप सभी विद्यार्थी तरंगार्ग नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश। जब किसी बिंदु से जब स्रोत से अपसरित प्रकाश होता है तो किस प्रकार के तरंगार्ग बनता है? तो बताया गया था थ्योरी में, जब एक बिंदु प्रकाश स्रोत से जब तरंगार्ग निकलता है तो इस प्रकार के तरंगार्ग को गोली तरंगार्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख लेंगे। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश अपसरित होता है तब तरंगार्ग गोली तरंगार्ग होगा। तरंगार्ग क्या होगा? गोलीय होगा। गोली होता है लिख लेंगे। अब कैसे होता है यह बताया गया था थ्योरी में, कि अगर जो है किसी एक बिंदु स्रोत है, जैसे यहाँ यश एक स्रोत है और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जब निकलता है तो प्रकाश की किरणें जो ऐसे प्रकाश की किरणें जो है अपसरित होता है। तो इस प्रकार का जो तरंगार्ग होता है, बताया गया था कि इस प्रकार के तरंगार्ग को क्या कहा जाएगा? गोली तरंगार्ग कहा जाता है। यह थ्योरी में जो है बताया जा चुका है। यदि आपसे विद्यार्थी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जब एक बिंदु स्रोत से जब प्रकाश को जो अपसरित किया जाता है तो वह तरंगार्ग क्या होता है? गोली तरंगार्ग होता है। तो इसमें 2 वाले प्रश्न में ए वाला प्रश्न का उत्तर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है, तो बी वाला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो इसमें क्या दिया गया है कि उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है। तो यहाँ पे जो है एक स्रोत है, मान लेते हैं यहाँ यश स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है निकल रहा है। अब यहाँ इसके सामने जो है एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब यहाँ जब प्रकाश किरणें इसके ऊपर आपतित होता है तो ये प्रकाश किरणें जब आपतित होगा तो यह प्रकाश किरणें जब आपतित होकर के क्या हो जाता है? यहाँ से सीधा समांतर हो जाता है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि जब यहाँ से प्रकाश किरणें जब इसके ऊपर किरणें गुजरेगा तो जब अपवर्तित होने के बाद ये प्रकाश की किरणें क्या होता है? समांतर हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से तरंगार्ग उत्पन्न हो रहा है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे समांतर जो है, यहाँ पे कहेंगे समतल, इसको तरंगार्ग कहा गया है या समांतर तरंगार्ग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, जब बिंदु स्रोत को उत्तल लेंस
उत्तल लेंस के फोकस पर उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है, तब लेंस के निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो इस प्रकार के तरंगार्ग को समतल तरंगार्ग कहा जाता है, समतल तरंगार्ग कहा जाता है। कितना आसान है। जब बिंदु स्रोत से जो उत्तल लेंस के फोकस पे जब रखा जाता है तो लेंस के निर्गत प्रकाश जो है क्या हो गया है, समांतर। मतलब यह और यह जो है किस रेखा में जा रहा है, समांतर। तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो इस प्रकार के तरंगार्ग को क्या कहा गया, समतल तरंगार्ग कहा जाता है। तो बी वाला प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसमें सी वाला प्रश्न को आप समझेंगे। तो सी प्रश्न दिया गया है, किसी दूरस्थ तारों से आने वाले प्रकाश तरंगार्ग का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग। तो किसी दूरस्थ तारों से अगर प्रकाश की किरणें आता है तो इसमें किस प्रकार के तरंगार्ग उत्पन्न होते हैं। तो इस स्थिति में याद रखेंगे समतल तरंगार्ग उत्पन्न होते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, समतल तरंगार्ग जो है उत्पन्न होंगे। लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार, इस स्थिति में तरंगार्ग की आकृति समतल होती हैं। अब क्यों होती हैं, क्योंकि किसी दूरस्थ तारों से जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो प्रकाश की किरणें जो है समांतर ऐसे आती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। तो जब सीधी रेखा में चलेंगी प्रकाश की किरणें तो इसको क्या कहा गया, समतल जो कहा गया, समतल तरंगार्ग कहा गया। आप मतलब ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे भी कहा जा सकता है। तो जो सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गुजरते हैं तो सीधी रेखा में जो तरंगार्ग होता है उसको क्या कहा गया है, समतल तरंगार्ग कहा गया है। तो इसमें 3 प्रश्न दिया गया था, तो तीनों प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो यदि तरंगार्ग की परिभाषा नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है वीडियो है, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा मान दिया गया है और इसमें कौन सा मान पूछा जा रहा है। और यह प्रश्न जो है कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पढ़ेंगे क्या दिया गया है। तो कांच का अपवर्तनांक किसे दिखाएंगे, n से, और n बराबर दिया गया है 1.5। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं।
कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो चाल पूछा जा रहा है, तो चाल किससे दिखाते हैं, भी से। भी बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। सी का मान दिया गया है, सी का मान क्या है, 3 × 10 के पावर क्या है, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सी का नाम क्या है, प्रकाश का चाल कहा जाता है। अब यहाँ सूत्र पढ़े होंगे, यन बराबर बताया गया है अभ्यास में, यन बराबर होता है सी बटा क्या होता है, सी बटा भी होता है। यह किसका सूत्र है, अपवर्तनांक का सूत्र है। अगर ये भी को ऊपर कर दे तो यन को नीचे भेज देंगे, तो भी बराबर क्या बन जाएगा, सी बटा यन हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा, भी बराबर हो जाएगा और सी का मान यहाँ पे रख लेंगे। सी का मान 3 × 10 के पावर क्या है, 8 हो जाएगा, बटा, और यन का मान क्या है, 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सूत्र को बनाया गया है। पहले यहाँ पर यन बराबर सी बटा भी होता है, तो सी को ऊपर कर देंगे, यन को नीचे कर देंगे, तो ये सी का मान रख देंगे और यहाँ पर यन का मान रख लेंगे। अब यहाँ पर यन का मान 1.5 है। अब 1.5 से जो है 3 में भाग करेंगे तो 1.5 दूना 3 होता है, 2 बार में कट जाएगा। तो भी बराबर क्या आ गया, 2 × 10 के पावर क्या हो गया, 8 हो गया, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर किसका चाल निकल गया, तो यहाँ पर निकल गया कांच में प्रकाश का चाल। तो यहाँ लिख देंगे, अतः कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से क्या हो, समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 3 का बी में प्रश्न देख सकते हैं, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती हैं। तो लिखेंगे हाँ, यह निर्भर करती हैं, क्योंकि जब प्रिज्म पर जब प्रकाश के किरणें को आपतित किया गया था तो उसमें से 7 रंग की पट्टियां दिखाई दिया था। आप लोग पढ़े होंगे जब प्रिज्म किसे कहते हैं और वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, उसमें बताया गया था कि अगर प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो यह सफेद प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है, तो कौन सा रंग इसमें धीमा चलेगा, क्योंकि इसमें जो धीमा की बात कहा गया है तो जिसका अपवर्तनांक कम रहता है वह धीमा चलता है, तो इसलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कम है, तो इसलिए प्रिज्म में जो है बैंगनी रंग जो है धीमा चलता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख लेंगे कि हाँ, पहले लिखेंगे हाँ। हाँ मतलब यह क्या प्रकाश की चाल और प्रकाश के रंग पे निर्भर करता है, लिखेंगे हाँ, निर्भर करता है। लिखेंगे यहाँ पे हाँ, निर्भर करता है, निर्भर करता है, करता है। अब अगला, यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है, तो लिखेंगे बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, उसका तरंगदैर्घ्य जब कम रहेगा तो जो है बैंगनी रंग प्रिज्म में क्या होता है, धीमा चलता है। यहाँ लिखेंगे बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, कम होता है, इसलिए बैंगनी रंग प्रिज्म में धीमा चलता है, प्रिज्म में धीमा चलता है। कितना आसान है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या कम होता है, इसलिए बैंगनी रंग का प्रिज्म में क्या होता है, धीमा चलता है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आज के वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को बताया गया। अब अगले भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।